नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, देखिए, बढ़िया चलने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो। ठीक है, बढ़िया चलने का मतलब है कि आप एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वे वीडियो आप देखिए, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन ज़्यादा बताऊंगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं डिटेल में बता चुका हूँ पहली वीडियो में, वे आज मैं डिटेल में नहीं मानूंगा और मैं ये डिटेल में नहीं बताऊंगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चंस आज मैं पढ़ाऊंगा इनकी डिटेल आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखें इससे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक धनराशि जो 730 रुपए की है वो एबीसी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए को और बी को किस प्रकार से दी जाए कि अगर ए को हम 3 रुपया देते हैं तो बी को कितने देंगे, हम 4 रुपया देंगे। अगर हम ए को 3 देते हैं तो बी को कितने देंगे, हम 4 रुपया देंगे। इसके बाद अगर बी को 3.5 रुपये देते हैं तो सी को 3 रुपया देते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ 0 आ जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको अगर काट देता हूँ, रेशियो में तब्दील कर देता हूँ, तो इसको मैं देखूंगा कि भाई 5 छिके और 5 सत्ते ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एबीसी निकालने के लिए आपको पता है यहाँ हम उल्टा लगाते हैं। 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा और 6 × 4 = 24 हो जाएगा। सवाल क्या है? सवाल ये है कि बी का हिस्सा यानी कि शेयर ऑफ बी वो सी से कितना ज्यादा है, यानी कि देन शेयर ऑफ बी एक्सीड्स दैट ऑफ सी बाई कितने रुपया ज्यादा है सी से। तो मैं देखूंगा कि इनका अंतर कितना है, 4 है। क्या 4 से कटेगा? नहीं भाई, ये तो नहीं कट रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखें। इन दोनों के बीच में जो संबंध बन रहा है जो रेशियो में, वो ये है कि बी का हिस्सा कितना है, 28 है, तो सी का हिस्सा कितना है, 24 है, 24 है। अब इसका हिस्सा कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, बी कट रहा है, बी मेरा आंसर हो गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल को देखिए दोस्तों, इसमें देखिए मैं सीएनडी अप्लाई करने वाला हूं इस क्वेश्चन में। अब सीएनडी की मैंने आपको पिछली क्लास में पहचान बताई थी। सीएनडी की पहचान ये होती है कि एक तरफ अगर प्लस है तो एक तरफ माइनस होता है। ठीक है, यानी कि ये जो चीज है ये अंश का काम करती है, ये हर का, यानी कि एक अंश यानी कि न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर का काम करती है। ठीक है, और इनकी पहचान ये होती है कि संख्या सेम होती है, बस ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। ठीक है, जब मैं दोनों और यहाँ पे सीएनडी को अप्लाई करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। अब ये अंश का काम करेगा एक्स और ये हर का काम करेगा, तो मैं सीधा सा कहूंगा जी x/y। ठीक है, अगर मैं सीएनडी को दोनों ओर अप्लाई करता हूं तो ये अंश हो जाएगा, ये मेरा हर हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब सीएनडी जब मैं अप्लाई करता हूं तो मैं ऐसा नहीं कि एक ही तरफ अप्लाई करूंगा, मैं दोनों ओर अप्लाई करूंगा उसको। ठीक है, अगर मैं इधर भी अप्लाई करता हूं तो मैं कहूंगा जी 11 और 1 12, और 11 में से 1 गया 10, इसको काट देंगे, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, आप प्रयास ये करना घर पे, देखिए मेरी मजबूरी है ये सारी चीजें लिखने की। ठीक है, आप प्रयास ये करें कि एक बार सीखने के बाद कोशिश करें कि हम इसमें ज्यादा पेन ना चलाएं, बस सीधा सीधा मन ही मन में कर ले। क्योंकि अगर हम पेन कम चलाएंगे तो आप देखो कम से कम एटलीस्ट हम एग्जाम में लिखने का टाइम तो बचा ही पाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ कहूंगा जी यहाँ 6 रखते हैं और यहाँ पे 5 रखते हैं, तो 6 × 5 = 30 और 5 × 3 = 15, यानी कि 45 हो जाएगा। और यहाँ 6 रखेंगे और इसमें से कितना आ जाएगा भाई, 5 दूने 10, 6 में से 10 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखें। ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अंश बटे हर x/y। इसके बाद मैंने देखा जी सीएनडी मैंने यहाँ लगा तो यहाँ भी लगाऊंगा, अंश में हर को जोड़ दिया, अंश में से हर को घटा दिया। अंश में हर को जोड़ूंगा तो 11 और 1 12, ये मेरा न्यूमिनेटर का काम करेगा। 11 में से 1 गया, 10 बचा, यानी कि 2 से काट दिया इनको, 6 हो गया, 5 हो गया। क्लियर है? x का वैल्यू 6 हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया। x की जगह हम 6 रख देंगे और y की जगह हम 5 रख देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 45, नीचे आ जाएगा -4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी के किसी हाल फिलहाल के ही एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सवाल देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको लगाएं, कोशिश करें और फिर अपनी गलती चेक करें। ठीक है, अब देखें एक बार, इसने कहा देखिए ये ए है यहाँ पे। ठीक है, यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है। दोस्तों यहाँ देखिए आप लोग, मैं सवाल ही पढ़ देता हूँ एक बार। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है।
यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है तथा बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी डी की आय क्रम से क्या होगी? ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ठीक है, मैंने ए को और सी को अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ए और सी का हमें रेशियो दिया गया है। ठीक है, ए को और सी को मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसने ये कहा कि ए और सी की आय का अनुपात कितना है? 2:3 है। देखो ए और सी की आय का अनुपात कितना है? 2:3 का रेशियो है। ठीक है, अब 2:3, अब गौर से देखिए, क्या ये और ये, क्या ये दोनों 2:3 के अनुपात में होंगे? नहीं भाई, तो 26 है 32 है, 2:3 तो इसमें आएगा ही नहीं, इसको मैंने काट दिया। 300 600, देखो 300 दूने 600 होता है, क्या ये हमारा 2-3 होगा? नहीं, 2-3 नहीं होगा, तो 1-2 होगा। ठीक है, इसको भी मैंने काट दिया। अब मैंने देखा 400 600, 2 दूने और 2 तिये, हाँ जी ये तो 2:3 हो जाएगा। तो ये मेरा अभी आंसर नहीं आया, अभी एक और बचा, इसको चेक करते हैं एक बार। देखो 16 दूने और 16 तिये, यानी कि ये भी 2-3 है, अभी मेरा आंसर नहीं आया भाई। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या देखता हूं कि बी और डी की आय का अनुपात कितना है? 1:2 है। और ये भी इसने कहा है कि भाई सी की आय, देखो सी की आय डी की तुलना में कितने रुपए अधिक है? 80 रुपए अधिक है। तो इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि भाई सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। अब ध्यान से देखना, सी की आय ये है, देखो सी की आय डी की तुलना में 80 अधिक है। 600 520, अंतर कितना हो गया? 80 रुपए का अंतर आ गया। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए, क्या यहाँ भी 80 रुपए का डिफरेंस है? नहीं जी, यहाँ तो ज्यादा है, यहाँ तो लगभग 120 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब है सीओडी में यहाँ 120 का डिफरेंस है। मैं इसको काट दूंगा, ये मैं आंसर मार्क कर दूंगा। बात समझ में आई है आपको? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा ए और सी की आय का अनुपात कितना है? 2:3 है। अब 2:3 कहाँ है भाई? इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2:3 देखो 400 600 320 480, इनमें 2:3 है। अगर मैं अब आगे की बात करूं, इसने ये भी कहा है कि सी की आय डी की तुलना में कितनी ज्यादा है? 80 रुपए ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे 80 का डिफरेंस नहीं है, इस वाले में 80 का डिफरेंस है। तो ये मैंने आंसर मार्क कर दिया, बात हो गई खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना भाई। इसने कहा जी x माइनस वाई इज टू वाई माइनस जेड इज टू जेड माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा 2:3:5 है। तो ये कहता है कि z इज टू एक्स प्लस के का वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाता हूं बहुत ध्यान से। जैसे मैं आपसे ये कह दूं जी x प्लस वाई का मान, जैसे मान के चलो मैंने कह दिया जी 8 है, बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ एक चीज देखिए आप कि x और y के बहुत लिमिटेड वैल्यूज होंगी। जैसे मान के चलो भाई मैं कह दूं भाई ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 3 होगा, मतलब 5-6 वैल्यू इनकी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज कह दूं, बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे ये कह दूं जी x माइनस वाई बराबर 2 है, तो इनकी जो वैल्यूज होगी, x और y का जो पेयर में जो वैल्यूज होंगी, उन्हें आप गिन नहीं सकते, इतनी वैल्यू आएंगी। जैसे मैंने कहा कि भाई आप इसको 4 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 6 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, और आप इसको 8 मान लो, इसको 6 मान लो, यानी कि ऐसे आप गिनते चले जाओगे ना तो इतनी संख्याएं होगी आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है, जब बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई संख्या मान लेता हूँ, आपकी मर्जी है, आपको लगता है देखो भाई मैं तो जो है थोड़ा सा छोटा आदमी हूँ भाई। ठीक है, मीडियम फैमिली से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे के की जगह पे अगर मैं 0 मान लूँ, ठीक है, तो मेरा बात बन जाएगी। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 1 करोड़ मान सकते हैं, वहां से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लगता है मेरा लेवल तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो आप यहाँ पे 10 करोड़ मान लो के का वैल्यू। ठीक है, आंसर उससे भी आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए अब आप लोग, मैंने कहा जी के मैंने 0 मान लिया, तो जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो इन दोनों का वैल्यू देखो, बहुत ध्यान से देखना, इनका वैल्यू कितना है? यहाँ पे ये रहा देखो 5 है, 5 है। तो मैं कहूंगा जेड में से मैंने 0 घटाया तो कितना आया भाई? 5 आया। तो जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। बात को बहुत ध्यान से समझते रहना दोस्तों। ठीक है, 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो मैं कहूंगा जी के का वैल्यू 0 आ जाएगा, जेड का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब अगर जेड का वैल्यू यहाँ देखे जरा, जेड का वैल्यू अगर 5 है तो y में से मुझे 5 घटाना है। और देखो ध्यान से, फिर से मैंने इसको यहाँ पे देखो सर्किल में किया, लेकिन इस बार मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे 3 चाहिए। तो y में से मैंने 5 को घटाया और मुझे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब यहाँ देखे बहुत ध्यान से, फिर से अब y का वैल्यू 8 मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब अगर y का 8 है, लेकिन x में से जब मैं y को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? देखो ये 2 मिलना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? फिर 10 होना चाहिए। क्लियर है बात इतनी? तो मैं कहूंगा भाई कि भाई जेड, अब जेड हमने क्या माना था? यहाँ पे देखो जेड है 5:3,
अब ये पूछ रहा है x प्लस के, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 है और प्लस 0, यानी कि इसको काट देंगे तो ये 1:2 मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ए ऑप्शन में है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देखिए, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल में देखिए दोस्तों, इसने कहा कि यदि गंगाधर का वेतन ठीक है, गंगाधर का वेतन हरि के वेतन से 3/11 गुना है। देखो, अगर हमने इस फ्रैक्शन पे एक बार कमांड कर ली तो मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि 40% अर्थमेटिक में ना आपकी ऐसे ही कमांड हो जाएगी। पहली चीज तो ये दोस्तों, ठीक है। दूसरी, मैं आपको जितनी भी फ्रैक्शन की और जितनी भी छोटी छोटी बातें या कैलकुलेशन जितनी भी है, मैं आपको 1 बाय 1 करके वीडियो डाल रहा हूं, आप उन्हें चेक कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अगर आपकी इस फ्रैक्शन पे कमांड हो गई, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं। ठीक है, कि भाई नहीं क्वेश्चन टफ हो गया। मैं कहता हूं कि अगर फ्रैक्शन आ गई तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, क्योंकि इस फ्रैक्शन में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, बस आप उसको जो है देखने का प्रयास करें। तो इसने कहा गंगाधर का वेतन हरि के वेतन से, तो सीधी सी बात है, देखो ये गंगाधर का वेतन है, ये हरि का वेतन है। आप ये देखो कि हम जिससे तुलना करते हैं ना, जिससे तुलना करते हैं, देखो यहाँ पे गंगाधर के वेतन की हरि के वेतन से तुलना की गई, कंपेयर किया गया है। तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे रहता है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गंगाधर की, वो ऊपर रहता है। बात आ गई समझ में? तो मैं कहूंगा जी, हरि का वेतन अगर यहाँ 11 है तो गंगाधर का वेतन कितना है जी? 3 है। बात आ गई समझ में? फिर आगे इसने कहा जी, शंभू का जो वेतन है वो हरि के वेतन का 3/4 है। यानी कि यहाँ पे फिर से देखो, हरि के वेतन से, हरि की सैलरी से उसकी क्या की गई? कंपैरिजन किया गया है। तो यानी कि इसका मतलब ये 4 होगा। ठीक है, तो शंभू का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई आप एक चीज बताओ, यहाँ हरि का वेतन कितना है? 11 है। यहाँ पे हरि का वेतन कितना है? 4 है। ठीक है, अब हरि का वेतन यहाँ 11 है, यहाँ 4 है। आप सोच के बताओ कि जब आदमी सेम है, यहाँ भी हरि है, यहाँ भी हरि है, सोच के देखना, यहाँ भी हरि, यहाँ भी हरि, तो भाई क्या इनके वेतन, क्या इनकी सैलरी अलग अलग होनी चाहिए? सैलरी भी तो इनकी सेम होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि अगर इनकी सैलरी सेम होनी चाहिए तो भाई 11/4 का एलसीएम कितना हो जाता है? 44 हो जाता है। मैं यहाँ 4 से गुना करूंगा तो ये गंगाधर का जो वेतन है वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 11 से गुना करूंगा तो शंभू का वेतन कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। इसका मतलब है सीधा सा कि 4:11 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, इसने कहा गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 है, 3/11 टाइम्स है। ठीक है, तो 3/11 का मतलब है कि हरि का वेतन अगर 11 है तो गंगाधर का कितना है? 3 है। इसके बाद मैं कहता हूं कि जी दूसरी बार फिर इसने हरि के वेतन से कंपेयर किया है किसी और का वेतन, यानी कि शंभू का वेतन। शंभू का वेतन हरि के वेतन से 3/4 गुना है। 3/4 गुना का मतलब है कि हरि का वेतन 4 है तो शंभू का वेतन कितना है जी? 3 वेतन है। क्लियर है बात इतनी? मैं कहता हूँ भाई आदमी यहाँ भी हरि है, यहाँ भी हरि है, तो फिर ये 11 है, ये 4 है, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए तो 11/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 का मतलब है कि यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से, तो ये रेशो में दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो गंगाधर का वेतन हो जाएगा 4×3 12, और शंभू का वेतन होगा यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×3 33, यानी कि 4:11 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखना जी, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया है, फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी, ये कुछ मिस्टेक हो गया शायद, सीजीएल मेंस 2022 इसमें देख लेना, थोड़ा डेट में गड़बड़ है। ठीक है, अब आगे देखिए, 2022 तो नहीं होगा, 2020 ही होगा। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, टाइपिंग में शायद कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात कितना है जी? 5:4 है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये वर्ष 2020 में इनकी आय का जो अनुपात है वो कितना है जी? 5 है और 4 है। ठीक है, इसने कहा कि 2020 से 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात में क्रमशः 4:5। ठीक है, यानी कि 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात 4, 5 और 2, 3 थे। देखिए दोस्तों, ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाहता है कि जो ए है, देखो ए जो है वो अगर पिछले साल यानी कि 2020 में 4 रुपए कमाता था,
तो वो 2021 में कितने कमाता है? 5 कमाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वो 2020 में 4 कमाता था, पर यहाँ तो 2020 में हमें 5 दिया गया। 5 का मतलब है कि भाई अगर वो 4 कमाता था तो अब कितने कमाता है? 5 कमाता है। पहले 4 कमाता था, ठीक है, पहले 4 कमाता था, लेकिन यहाँ 2020 में कितना दिया है? 5। तो मैंने 4 से डिवाइड करके देखा 1 का वैल्यू कितना है, और आज के टाइम में वो कितना कमाता है? 5। तो मैंने 5 से गुणा करके क्या निकाल दिया? आज के टाइम का वैल्यू निकाल दिया कि आज उसकी कमाई कितनी है। अब यहाँ देखिए उसी प्रकार से बी कहता है कि बी पहले अगर 2 कमाता था, बी अगर पहले कितना कमा रहा था भाई? 2 कमा रहा था बी पहले, ठीक है, 2 इसकी कमाई थी, लेकिन अब कितनी हो गई? अब उसकी कमाई हो गई जी 3। अब उसकी कमाई कितनी हो गई जी? 3 हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा कि जी 2 से अगर मैं इसको काट दूं, ये इन दोनों की क्या आ जाएगा? वर्तमान सैलरी का इनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। जो हम 2020 में इनका रेशियो चाहते हैं, यानी कि 5:4 है, वो इन वाली रेशियो की फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब गौर से देखिए आप लोग, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, और ये आ जाएगा 4 से 3 दूनी 6, 6 चौके 24। देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी अगर आप नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से समझना जी आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कि ए की तनख्वाह अगर 25 है तो बी की कितनी है? 24 है। आपको ऐसा नहीं लगता? यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि दोनों की तनख्वाह बहुत आसपास है, यानी कि अगर मैं टोटल सैलरी देखता हूं तो टोटल सैलरी कितनी है जी? 7,05,000 के आसपास है। ध्यान से देखिए 7,05,000 के आसपास है टोटल सैलरी, पर दोनों की सैलरी लगभग, मैं ये तो नहीं कहता बराबर है, लेकिन लगभग बराबर है, ठीक है। यानी कि एक की 25 है तो एक की 24 है। अब अगर मान के चलो मैं इसे 2 हिस्से में तोड़ दूं, 2 हिस्से में तोड़ने का मतलब है कि ये 3,52,000 के आसपास होगा। कितना होगा? 3,52,000 के आसपास होगा, ठीक है, 3,52,000 के आसपास होगा। अब ध्यान से देखिए 3,52,000 के आसपास होने का यहाँ ये मतलब हुआ कि अब इनके बीच की अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो वो 3,52,000 के आसपास पड़ रही होगी कहीं पे। अब 3,52,000 का मतलब ये हुआ कि बी का जो इनकम होगा वो 3,52,000 से थोड़ा सा कम होगा, और ए का जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर मैं देखूं इस हिसाब से तो भाई ये 2 ऑप्शन तो मैं काट ही दूंगा, और पूछा है बी की आय, तो बी की आय कितनी हो जाएगी भाई? 3,52 से थोड़ी कम होगी। 3,52 से थोड़ी कम कौन है? 3,45 है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों इतनी बात आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, गौर से देखिए एक बार। मैंने कहा जी पहले ए और बी की जो आई थी वो कितनी थी? 5:4 के अनुपात में थी। 5:4 का मतलब ये हुआ कि इनका 2020 का रेशियो दिया गया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ए की आई थी वो 4:5 के अनुपात में बढ़ गई, और बी की जो आई थी वो 2:3 के अनुपात में बढ़ गई। इसका मतलब है ए की आई 4 थी, ये 4 थी, तो अब कितनी हो गई? 5। ये 4 थी तो मैंने 5 कर दी, ठीक है। ये 2 थी तो मैंने 3 कर दी। रेशियो कितना बना? 25-24 का बना। मैंने देखा लगभग दोनों की ही सैलरी कैसी है? लगभग बराबर है। बराबर का मतलब है कि इसकी थोड़ी कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, जो बीच का वैल्यू होगा, ठीक है। मैंने देखा बीच का वैल्यू लगभग आएगा 352 के आसपास, यानी कि 3,52,000 के आसपास। तो बी का वैल्यू निकालना था, मैंने बी का वैल्यू क्या करा भाई? 3,52,000 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, 3,45,000। ये मैंने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। आगे देखिए जरा, ये देखिए दोस्तों, इसने कहा है कि जी ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान, देखो बी की वर्तमान, भाई मेरा बस चले तो मैं तो ये कहूंगा कि जी बी की वर्तमान आयु कितनी है? 5 है। 5 का मतलब है कि जो ऑप्शन 5 से कटेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 5 से नहीं कट रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 5 से नहीं कट रहा है, ठीक है। अब आगे बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, इसका मतलब है कि 5 वर्ष के बाद रेशियो कितना हो जाएगा? 13:20, यानी कि अगर मैं 5 जोड़ दूं तो वो संख्या मेरी 20 से कट जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 5 जोड़ देता हूँ, 30×5 35, क्या ये कटेगा? नहीं। 40×5 45, क्या 20 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 35×5 कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। 40 का मतलब है क्या वो इस 20 से कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, मैं आज आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वे सारी वीडियोस एक बार आराम से बैठ के देखिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, ये चीज भी मैंने पिछली वीडियो में आपको कई बार बताई थी, डिटेल में भी बताया था मैंने कि डिटेल में कैसे करते हैं, और लेकिन आज मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आज मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नजदीक नजदीक, ये याद आ रहा है आपके? मैंने कहा जी नजदीक नजदीक वालों की गुणा और दूर दूर वालों की गुणा। देखो इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ होगी। तो मैं सीधा सा ये कहूंगा आप लोगों से, बहुत ध्यान से समझना भाई, 11 सत्ते हो गया 77, पास पास वाले की मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले की मल्टीप्लाई। फिर से बोलता हूँ 11 सत्ते 77, और 5 की करेंगे यहाँ पे 10 पंजे 50। पहले ए पे काम करेंगे फिर बी पे काम करेंगे।
तो मैंने कहा जी फिर से बताइए, देखिए 11 सत्ते 77 हो जाएगा और 10 पंजे 50 हो जाएगा। 77 50 डिफरेंस कितना आ गया? 27 आ गया। 27 का मतलब है कि ये ए है ये बी है, ये ए के साथ आया 27, पर यहाँ देखिए यहाँ लगा है क्यूब, 27 का क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद बी पे काम करते हैं। अब देखो 15 सत्ते हो जाएगा 105 और 4 पंजे हो जाएगा 20, 105 और 120 कितना आ जाएगा? 125। 125 का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 आएगा तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा जी 5, यानी कि ए का वैल्यू है 5, 5 ये 15 प्लस 15 और अनुपात कितना हो जाएगा भाई? ये बहुत ध्यान से देखना, 9a, ये है आपका 9a प्लस 2b है, 9a सॉरी 9a माइनस 2b है, 9a माइनस 2b है, तो इसका मतलब हो जाएगा 9 पंजे 45, ठीक है। और 2b का मतलब कितना हो जाएगा भाई आपका? ये 2b, 9a माइनस 2b, ठीक है। 9a माइनस 9 पंजे 45 और माइनस 3 दूने 6 यानी कि 39। मैं कहूंगा जी 30 और ये कितना आ जाएगा भाई? 39 आ जाएगा, यानी कि 10:13 मेरा आंसर होना चाहिए। क्या यहाँ पे 10:13? जी हाँ है, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है। सारी चीजों को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैंने थोड़ा सा इतने एग्जाम के हिसाब से जो मैंने बताया है वो कुछ बच्चे शुरुआत में समझने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखें, लेकिन कोशिश करोगे तो भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोबारा से बताता हूँ आपको, मैंने 7 की गुणा यहाँ करी, नजदीक नजदीक वाले गुना 11 सत्ते 77, फिर 5 की गुणा मैंने यहाँ करी, 10 पंजे 50। देखो 77 50, जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। 77 और 50 का डिफरेंस आ जाएगा 27, यानी कि 27 ए की पावर 3 आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये है ए बी, ए अनुपात बी मुझे निकालना है, तो जो ए के साथ होगा वो बी के नीचे जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ जी कि भाई मेरा आ रहा है ए के साथ में 27, क्यूब रूट करेंगे 3, वो किसका रेशियो बनेगा? वो बी का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद देखिए अब मैं क्या करता हूं, मैं एक बार अब बी पे काम करता हूं। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा? उल्टे चिन्ह है तो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा जी वो बात को बहुत ध्यान से समझना, 15 सत्ते 105 और यहाँ देखिए 5 चौके 20, 105 और 20 कितना हो गया जी? 125 हो गया। अब 125 किसके साथ है? ये बी के साथ है, और 125 का रूट करेंगे तो 5 आएगा। जो बी के साथ है वो किसका रेशियो बनता है? वो ए का रेशियो बनता है। अब ए की जगह यहाँ रखेंगे 5, 5 ते 15 और बी की जगह रखेंगे 3, 5 ते 15, 5 ते 15 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अनुपात ये देखना है 9 है, 9 का मतलब हो जाएगा 9 पंजे 45 और माइनस है 2b, 2b का मतलब हो जाएगा 3 दूने 6, यानी कि 45 में से 6 गया 39, 39 का मतलब हो जाएगा 10:13, 10:13, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच।